हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। आज हम बीएड सेकेंड ईयर पेपर 3 की रिवीजन क्लास है। ये इसके अंदर जो है हम क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन जो हमारा सब्जेक्ट है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आज हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे। अगर आपने जो है योगा वाली वीडियोस ना देखी हो जिसके अंदर हमने हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का सब्जेक्ट कवर किया है जो कि पेपर 5B है, तो उसको भी आप ज़रूर देख लें एक बार। आइए अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। आज हम फर्स्ट यूनिट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के अंदर पहले तो इसका मीनिंग देखें। डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्न, यानी कि हम एक दूसरे से अलग हैं। हर इंडिविजुअल क्या है, यूनिक है, अपने आप में ही वो अलग है। उसके बाद क्या है, हर इंडिविजुअल जो है दूसरे इंडिविजुअल से भी अलग है। ऑल ह्यूमन बीइंग आर डाइवर्स। हर चाहे वो दो जुड़वा बहन भाई भी क्यों ना हो, वो फिर भी क्या है, उन एक दूसरे से अलग हैं। द डिफरेंस अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल। ये जो डिफरेंसेस हैं ये किस वजह से आए हुए हैं, हमारे कल्चर की वजह से, हमारे जेंडर की वजह से, हमारी सोसाइटी की वजह से, हम किसके अंदर बिलीव कर रहे हैं, हमारी आइडियोलॉजी क्या है किसी भी पॉइंट को लेके, या फिर हमारी फिज़िकल एबिलिटीज़ क्या हैं, इन सब की वजह से क्या है, हम एक दूसरे इंसान से अलग हैं। डाइवर्सिटी में इंक्लूड मैनी डिफरेंट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। डाइवर्सिटी के अंदर क्या है, हम अलग अलग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि रेस या एज, हमारी कास्ट, क्रीड यानी कि बिलीफ हम किस चीज़ में कर रहे हैं। उसके बाद आता है रिलीजन, नेशनल ओरिजिन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड एबिलिटीज़। हमारी क्या क्या हम काम कर सकते हैं, क्या क्या एबिलिटीज़ हैं। तो इन सब से हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक है जिनकी वजह से हम एक इंसान से अलग इंसान होते हैं, यानी कि सब के सब अलग होते हैं। कोई भी इंडिविजुअल मतलब कि कोई भी दो इंसान सेम नहीं हो सकते। अब हमारा टॉपिक आता है एक्सेप्शनलिटी, यानी कि असाधारण। एक होता है नॉर्मल इंसान, एक होते हैं एक्सेप्शनल, यानी कि कुछ इंडिविजुअल क्या होते हैं, एक्सेप्शनल इंडिविजुअल होते हैं, यानी कि असाधारण होते हैं। जैसे कि नॉर्मली सबके अंदर जैसे कि हाथ पैर सबको दिए गए हैं भगवान के द्वारा, लेकिन कुछ लोग क्या है, एक्सेप्शनल हैं, यानी कि असाधारण है, वो नॉर्मल पीपल की तरह नहीं है। उनका ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये जेनेटिकली भी उनके अंदर आ सकता है ये फैक्टर, या फिर जैसे किसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसकी वजह से भी वो क्या है, दूसरों से भिन्न हो जाते हैं, यानी कि असाधारण हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन क्या है एक्सेप्शनलिटी की, ये क्रो ने दी है। द टर्म एक्सेप्शनल इज़ अप्लाइड टू ट्रेड्स और टू द पर्सन पोजिंग द ट्रेड बिकॉज ऑफ इट द इंडिविजुअल रिसीव स्पेशल अटेंशन फ्रॉम हिज फेलो। ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, लक्षण, यानी कि एक्सेप्शनल चाइल्ड जो है, असाधारण जो है, उसके अंदर कुछ ऐसे लक्षण होंगे जो कि दूसरों को क्या करेंगे, दूसरे क्या है उसको स्पेशली अटेंशन प्रोवाइड करेंगे। अपना जो जैसे कि स्कूल में किसी बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है तो वो और बच्चे जो है उसकी हेल्प करेंगे, उसी को हम एक्सेप्शनलिटी बोलते हैं। अब हमारे आते हैं कि डाइवर्सिटी क्या है, कैसी प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग इंडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। इसके अंदर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिसिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटीज़ एंड एक्सपीरियंस दैट आर डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, यानी कि कुछ का एक्सपीरियंस कुछ होगा, जैसे कि हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो डेली लाइफ में जो चल रहा है, जो हम महसूस कर रहे हैं या फिर कुछ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो जो है दूसरे के एक्सपीरियंस से अलग होगा। तो इसलिए जो है प्रैक्टिस करें म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी कि अगर उसका कोई थॉट है तो आप उसको रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग दैट डाइवर्सिटी इंक्लूड नॉट ओनली वे ऑफ बीइंग बट ऑल्सो वे ऑफ नोइंग, यानी कि जानने के ऊपर भी डिपेंड है हमारी डाइवर्सिटी, यानी कि ये सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग अलग है ऐसा हम नहीं कहेंगे। डाइवर्सिटी में मतलब कि जो इंसान है वो कोई जो है ज़्यादा पढ़ना पसंद कर रहा है, कोई पढ़ ही नहीं रहा, तो यानी कि नोइंग जानने के तरीके में भी सब कोई अलग है। बिल्डिंग अलायंस अक्रॉस डिफरेंस सो दैट वी कैन वर्क टुगेदर टू रिमूव ऑल द डिससिमिलैरिटीज़, यानी कि जो भी हमारी डिससिमिलैरिटीज़ हैं उनको दूर करने के लिए हमें क्या एक ग्रुप बनाने चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए। नेक्स्ट आता है नोइंग हाउ टू रिलेट दोज क्वालिटीज़ दैट आर डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन बट प्रेजेंट इन अदर इंडिविजुअल। हमें ये जानना चाहिए और अपनी क्वालिटीज़ या दूसरे की क्वालिटीज़ को रिलेट करना चाहिए, कि उनके गुणों को रिलेट करना चाहिए
ताकि हम जो है उस इंडिविजुअल के साथ ईज़िली काम कर पाएँ। रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, उसको हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अब अपने आप को हमेशा सुपीरियर ना मान के दूसरे को भी क्या है रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कंपोनेंट क्या है डाइवर्सिटी के? कोग्निटिव, सबसे पहले तो संज्ञानात्मक पक्ष जो है यानी कि संज्ञानात्मक, इट इंक्लूड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट एंड इशू रिलेटेड टू डाइवर्सिटी। इसके अंदर क्या आएगा कि नॉलेज ज्ञान या फिर अंडरस्टैंडिंग समझ, जो कि हम कंसेप्ट जो हमारा डाइवर्सिटी है उसके इश्यूज़ वगैरह के बारे में हम कितना जानते हैं। नेक्स्ट आता है अफेक्टिव, मीन्स फीलिंग और इमोशन, यानी कि हमारे कैसी फीलिंग है, क्या इमोशंस है, तो ये भी क्या है हर इंसान के अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल, यानी कि बिहेवियर कैसा है। पॉजिटिव रिलेशन विद द पीपल, ट्राई करें कि आप जो है बिल्ड करें पॉजिटिव रिलेशन, हमेशा ये ट्राई करें कि आपका रिलेशन जो है हर किसी के साथ अच्छा हो। नेक्स्ट आता है एबिलिटीज़, एबिलिटीज़ रेफर्स टू फिजिकल एबिलिटीज़ एज वेल एज मेंटल एबिलिटीज़। एबिलिटीज़ यानी कि वो क्या उसकी क्षमताएं हैं, उसकी फिज़िकली भी और मेंटली भी। मेंटली वो किस तरीके से काम कर पा रहा है, या फिज़िकली वो ठीक से चल पा रहा है या नहीं, ठीक से लिख पा रहा है या नहीं, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है सबकी अलग अलग होती हैं। तो कंपोनेंट ऑफ डाइवर्सिटी हमारे क्या क्या हैं? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड एबिलिटीज़। नेक्स्ट आता है हु आर एक्सेप्शनल चाइल्ड। अब जैसे कि डाइवर्सिटी का हमने कंसेप्ट देखा है कि हर बच्चा जो है यानी कि हर इंसान क्या है एक दूसरे से अलग है। इसी तरीके से जो चिल्ड्रन होते हैं वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं। किसी की क्वालिटी जैसे कि कोई फिज़िकल जो कैरेक्टरिस्टिक है, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, यानी कि फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी सबकी अलग होती हैं। कोई बच्चा जो है जल्दी से सीख जाता है और वो जो उसने सीखा है वो उसको याद भी रखता है और एक्चुअल रियलिटी में भी वो अप्लाई करता है। कुछ जो बच्चे होते हैं उनको बार बार जो है प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, यानी कि आपको क्या है अलग हैं आप, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से अलग है। लेकिन कुछ ऐसे फिज़िकल एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी वजह से जो है किसी स्टूडेंट को लर्निंग में थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनको हम जो है स्पेशल अटेंशन देते हैं, यानी कि स्पेशल अटेंशन उनको चाहिए होती है, ज़्यादा हम उनका ध्यान रखते हैं। और उन चिल्ड्रन को हम क्या कहेंगे? एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। एन एक्सेप्शनल चाइल्ड कैन बी डिफाइंड एज वन with any disability or disorder or delayed or behavioral attention sensory problem or any other issue hindering in learning development और लाइफ एक्सपीरियंसेस। यानी कि एक्सेप्शनल चाइल्ड कौन होंगे? यानी कि किसी को कोई डिसेबिलिटी है, जैसे कि किसी को डिस्ग्राफिया है या डिसलेक्सिया वगैरह कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो इस तरीके या उनका बिहेवियर जो है दूसरे बच्चों से अलग है, जैसे कि कोई बार बार में गुस्सा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा बोलता है कोई, तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे अलग अलग होते हैं। लेकिन इनका बिहेवियर जो है कुछ ज़्यादा ही हमें अटेंशन देनी पड़ती है, या फिर उनकी कोई जैसे कि लिखने में उनको प्रॉब्लम है या फिर पढ़ने में उनकी आईसाइट वगैरह वीक हैं, तो उन ऐसे स्टूडेंट को हमें ध्यान देना चाहिए ज़्यादा। और जिनको जो है लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, एक्सेप्शनल चाइल्ड के अंदर हम उन सब चाइल्ड को इंक्लूड करते हैं। द टर्म एक्सेप्शनल चाइल्ड include child who experience difficulty in learning as well as those who performance is so superior that modification in the curriculum and instruction are necessary to help them fulfill their potential। यानी कि एक्सेप्शनल चाइल्ड वो बच्चा होता है जिसको लर्न करने में, सीखने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ रही हैं, जिसकी वजह से वो जो है एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो नहीं दे पा रहा है अपनी। तो इस तरीके से हमें जो करिकुलम और हमारी इंस्ट्रक्शन होती है उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज करना चाहिए, ताकि जो वो बच्चा भी अपना पूरी की पूरी पोटेंशियल के साथ काम कर सके। कुछ एक्सेप्शनल चाइल्ड जो होते हैं उनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि मेंटली उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है सीखने में। लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्न कर नहीं पा रहे हैं वो, जैसे कि किसी को डिस्ग्राफिया है, यानी कि वो ईजिली जो है राइटिंग वगैरह नहीं लिख पा रहा है। डिसलेक्सिया है, वो पढ़ नहीं पा रहा है ढंग से। नेक्स्ट आता है इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, यानी कि इमोशनली जो बच्चा है वो वीक है, या उसका बिहेवियर जो है थोड़ा अलग है दूसरों से, जैसे कि कोई बच्चा ऐसा होता है वो बस चुप ही रहना पसंद करता है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, यानी कि जब वो बातचीत कर रहा है तो उस टाइम पे उसको एक डिसऑर्डर है, जैसे कि वो बोल नहीं पा रहा है, वो सुन नहीं पा रहा है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, या फिर विजुअली वो देख नहीं पा रहा है।
तो या फिर फिजिकली या ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट है, जैसे कि उसके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकली कोई उसको डिसऑर्डर है, उसके माइंड वगैरह में कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आता है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं किसी बच्चे को, यानी कि वो सुन भी नहीं पा रहा है, देख भी नहीं पा रहा है, बोल भी नहीं पा रहा है। नेक्स्ट आता है गिफ्टेडनेस या फिर क्रिएटिव टैलेंट, या फिर जो है किसी एक बच्चे को क्या है गिफ्टेडनेस है, यानी कि वो किसी काम में बहुत अच्छा है और औरों से बहुत अच्छा कर रहा है, या फिर क्रिएटिव है। तो ये सारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक्सेप्शनलिटी के केसेस हैं। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सेप्शनल चाइल्ड। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो होंगे उनको यूनिफॉर्म जो एजुकेशन प्रोग्राम हमारा चल रहा है, यानी कि इक्वली जो हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं होता। अब जैसे कि कोई गिफ्टेड चाइल्ड है तो यानी कि वो इजीली काम को अचीव कर पा रहा है, तो उसको जो है उतना ही काम जो हमारा करिकुलम में डिसाइड किया गया है वो सफिशिएंट नहीं रहेगा। या फिर कोई बच्चा है जिसको लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी जो हमारा करिकुलम है वो सफिशिएंट नहीं रहता, जो नॉर्मल हमारा करिकुलम फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शनलिटी इज़ मैनिफेस्ट बाय परफॉर्मेंस दैट इज़ सुपीरियर और इन्फीरियर टू दैट ऑफ द एवरेज चाइल्ड। एक्सेप्शनल चाइल्ड के अंदर हम किसको मान रहे हैं, या तो वो इंसान वो स्टूडेंट जो है दूसरे बच्चों से बिलो एवरेज है, यानी कि बिल्कुल ही वो सीख नहीं पा रहा है, या फिर बहुत ही ज़्यादा हाई है, यानी कि जो एवरेज चाइल्ड होना चाहिए उससे या तो वो बहुत ज़्यादा ही आगे है या वो बहुत ज़्यादा ही पीछे है। दे डेविएट फ्रॉम द एवरेज चाइल्ड इन बोथ डायरेक्शन प्लस और माइनस ऑफ द मीन पॉइंट फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकली, यानी कि ये जो हैं चाहे फिज़िकली वे में देख लें, साइकोलॉजिकल वे में देख लें या सोशली में देखें, ये या तो बहुत ज़्यादा उनसे आगे एवरेज स्टूडेंट से आगे होंगे या ये बहुत ज़्यादा ही एवरेज स्टूडेंट्स के पीछे होंगे, यानी कि प्लस माइनस चलेगा। दे कम अक्रॉस लर्निंग डिफ़िकल्टी इन नॉर्मल सेटिंग ड्यू टू द डिफेक्ट एंड सम टाइम ड्यू टू देयर सुपीरियर क्वालिटी। इनको जो है कई बार क्या है लर्निंग में डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि ये क्या है नॉर्मली जो बैठ नहीं पा रहे हैं, उनको कोई डिफेक्ट आ रहा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे लर्नर हैं और वो क्या है और ज़्यादा सीखना चाह रहे हैं, लेकिन वो क्या है अगर हमारा नॉर्मल करिकुलम है तो वो उसको फॉलो कर वो जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक डिफ़िकल्टी है। इन केसेस के अंदर जो है टीचर को स्पेशल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा कि अगर जो बच्चा है रिटार्डेड है और डिसेबल है किसी भी एरिया में, तो वो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही कम होगी। साथ के साथ अगर वो जो चाइल्ड है वो सुपीरियर है किसी भी चीज़ में, तो वो उसकी परफॉर्मेंस क्या है बहुत ही ज़्यादा हाई होगी, यानी कि जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट की जो आ रही है परफॉर्मेंस, उससे उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ज़्यादा ही हाई होगी। नेक्स्ट आता है द एक्सेप्शनल चाइल्ड आर फाउंड इन एवरी सोसाइटी एंड कल्चर ऑलमोस्ट इन द सेम परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि इसके एक्सेप्शनल चाइल्ड है हर सोसाइटी में पाए जाते हैं। हर सोसाइटी में जीनियस भी पाएंगे एकदम से जो अबव एवरेज हैं, और कोई जो है बिलो एवरेज भी पाए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चाइल्ड। अब एक्सेप्शनल चाइल्ड का हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ये जो है हम ऑन द बेसिस ऑफ डेविएशन जो डिसाइड कर रहे हैं, यानी कि किस तरीके से एक बच्चा दूसरे से अलग है। पहला आता है इंटेलेक्चुअल डेविएंस, यानी कि जो हमारे इंटेलिजेंस है उसके बेस पर कोई बच्चा किस तरीके से दूसरे बच्चे से भिन्न है। सबसे पहले आता है मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि अगर किसी का IQ लेस देन 70 है, यानी कि हमारा जो IQ टेस्ट होता है अगर उसके परसेंट जो है मतलब मार्क्स जो है 70 से कम आ रहे हैं, तो वो क्या पर्सन है, वो कोई डिसेबिलिटी है उसके अंदर जो कि उसको आगे बढ़ने नहीं दे रही। अबाउट 0.96% स्कूल के बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जो इस कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट आता है गिफ्टेडनेस और क्रिएटिविटी, यानी कि कोई बच्चा ऐसा होगा जिनका IQ जो है 110 से ज़्यादा आएगा। अगर 110 से ज़्यादा आया तो उसको हम क्या कहेंगे, गिफ्टेड चाइल्ड है। अगर 70 से बिलो आया तो उसको हम कहेंगे कि मेंटली रिटार्डेड है। अब ये जो बच्चे होते हैं गिफ्टेड होते हैं ना, वो 3% पाए जाते हैं स्कूल के अंदर, यानी कि जो स्कूल में जा रहे हैं बच्चे वो 3% ऐसे होते हैं जो कि गिफ्टेड होते हैं, जिनकी जो क्रिएटिविटी वगैरह है वो 110 हमारा जो IQ टेस्ट होता है उसके कंपैरिजन में 110 से अबव मार्क्स आते हैं उनके। नेक्स्ट आते हैं सेंसरी डेविएंस।
मीन्स किसी को जैसे हियरिंग यानी कि सुनने में या फिर बोलने में कोई दिक्कत हो रही है या विजुअली इम्पेयर्ड है, तो वो सारे जो है सेंसरी डेविएंस के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। विजुअली इम्पेयर्ड, अब विजुअली इम्पेयर्ड किसको मानेंगे हम? एक उस पर्सन को मानेंगे जिसका जो विजुअल एक्टिविटीज़ हैं वो 0 है और लेस देन 6.6 है। जो ह्यूमन आइज़ है वो नॉर्मली कैसी होंगी? 6/6 होंगी। लेकिन अगर कोई इंसान है जिसके आइज़ में मतलब उनको वो टोटली ब्लाइंड है, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा या फिर 6.6 से कम दिख रहा है, तो ऐसे लोग जो हैं सेमी ब्लाइंडनेस के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे और इनको जो है स्पेशल लर्निंग नीड की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अबाउट 0.4 to 0.6% जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि विजुअली वो इम्पेयर्ड होते हैं। जैसे कि हाँ, जो बिल्कुल ही ब्लाइंड होते हैं उनकी जो बुक्स वगैरह होंगी वो थोड़ी सी जो वर्ड्स होंगे वो ईज़िली उंगलियों की हेल्प से उनको पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट आता है हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि ऑडिबल कैपेसिटी, यानी कि वो बच्चे जिनको बहुत ही कम सुनता है। तो ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं वो 11% पाए जाते हैं स्कूल के अंदर, 0.11% पाए जाते हैं जो कि स्कूल के अंदर इस प्रॉब्लम से बच्चे क्या है जूझ रहे होते हैं, यानी कि ये भी एक डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट आता है मोटर डेविएंस, यानी कि उनको चलने में प्रॉब्लम, बोलने में प्रॉब्लम या फिर कोई जैसे कि उनके पैर वगैरह में कोई प्रॉब्लम है। ऑर्थोपेडिकली यानी कि उनकी कोई हड्डी वगैरह में प्रॉब्लम है। तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनको हम मोटर डेविएंस के अंदर कैटेगरी के अंदर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है स्पीच इम्पेयरमेंट, यानी कि जिसको बोलने में प्रॉब्लम है, यानी कि वो सुन भी नहीं पा रहा है। स्पीच इम्पेयरमेंट जो है कि क्लोजली रिलेट की जाती है हियरिंग इम्पेयरमेंट से, यानी कि वो सुन भी नहीं पा रहा है तो इसीलिए वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट क्या होता है? दीज चिल्ड्रंस हैव स्पेशल लर्निंग नीड इन द एरिया रिक्वायरिंग फंक्शनल यूज ऑफ हैंड्स, आर्म्स, फीट, लेग और अदर लोकोमोटिव बॉडी पार्ट्स, यानी कि ये जो बच्चे होते हैं इनको ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल नीड की ज़रूरत पड़ती है जब भी कोई काम हाथ से करना हो या फिर आर्म से करना हो या फिर हमारे पैर वगैरह से करना हो, तो या फिर कोई और बॉडी पार्ट इन्वॉल्व हो, तो इन बच्चों को क्या है एक किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है उस काम को करने के लिए। और स्पेशली इनको नीड होती है कि वो चीज़ वो तभी सीख पाएंगे जब उन पर स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। अबाउट 1% जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनके अंदर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप पाए जाते हैं इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी डेविएंस, यानी कि द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम बिहेवियरल डिसऑर्डर, जो जिसका बिहेवियर ही और बच्चों से बहुत ज़्यादा भिन्न है, यानी कि अलग है, वो क्या है पर्सनैलिटी डेविएंस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी, अब किसी बच्चे का जो बिहेवियर है वो ऐसा है कि वो पूरा दिन ही चुप बैठा रहेगा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम चल रही है और जिसकी वजह से जो है वो लर्निंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। ऐसे बच्चे जो होंगे वो 4% इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं वो 4% स्टूडेंट जो है इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है इमोशनल डिसऑर्डर, दीज चिल्ड्रन लैक प्रॉपर इमोशनल एंड सोशल स्किल्स, यानी कि इमोशनल और सोशल स्किल्स इन बच्चों के अंदर नहीं होते, प्रॉपर वे से डेवलप नहीं हुए होते। व्हेन दीज चिल्ड्रंस आर ट्रीटेड बाय देयर पीयर्स, मेड और एंड टीचर इन ए प्रेजुडाइज मैनर, दे बिकम मोर डिस्टर्ब्ड इमोशनली एंड दे नीड स्पेशल अटेंशन बाय द टीचर, यानी कि जो इमोशनली वीक होते हैं स्टूडेंट उनको अगर आप जो टीचर होता है कोई भी जो पक्षपात करने लग जाता है और बच्चों के बीच में और उस बच्चे के बीच में, तो ये और ज़्यादा इमोशनली वीक हो जाते हैं। तो इन केसेस के अंदर जो है टीचर को स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए स्टूडेंट को। नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशनल डेविएंस, यानी कि एजुकेशन के बिहाफ पे जैसे कि कोई बच्चा जो है नॉर्मली एवरेज स्टूडेंट्स के बिलो मार्क्स लेके आ रहा है, यानी कि बिल्कुल ही वो उसकी जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल पुअर परफॉर्मेंस अगर वो दे रहा है तो वो उसको हम क्या है एजुकेशनल डेविएंस की कैटेगरी में लाएंगे। और साथ के साथ दूसरा जो स्टूडेंट है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है या मीन्स जो इनका नॉर्मल स्टूडेंट से भी ज़्यादा हाई परफॉर्म करेंगे,
फर्स्ट आता है एजुकेशनली ब्राइट स्टूडेंट। एजुकेशनली ब्राइट स्टूडेंट हम किन्हें मानेंगे, जिनका जो लेवल है अडेप्टेबिलिटी यानी कि ग्रहण करने का, कुछ भी लर्निंग वगैरह को वो बहुत ही आसानी से लर्न कर लेते हैं, बहुत ही इजीली। जैसे कोई बच्चा ऐसा होता है वो बस सुनता है और बस उसको एक बार रिवाइज करता है तो वो पूरा का पूरा उसको गेन कर लेता है। नेक्स्ट आता है कि ये जो स्टूडेंट होते हैं इनको हम गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऐसी पावर है जो कि उसको एकदम से लर्न करने में मदद कर रही है। ये जो चाइल्ड होते हैं इनका और रीज़न ये भी हो सकता है उनके हाई अचीवमेंट का, कि बहुत ज़्यादा वो मोटिवेशनल, उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो, यानी कि वो मोटिवेट अपने आप को महसूस कर रहे हो, या उनका कोई गोल है जिसे वो अचीव करना चाह रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर। तो ये रीजंस भी हो सकते हैं किसी बच्चे की हाई परफॉर्मेंस के। नेक्स्ट आता है एजुकेशनली बैकवर्ड, यानी कि ये जो है अपने जो क्लासमेट हैं या एज मेट हैं उनसे 2 या 4 साल की ग्रेड नीचे काम कर रहे हैं। यानी कि जैसे बच्चा 5th क्लास में है लेकिन वो वर्क कैसे कर रहा है जैसे कि वो 2nd क्लास का स्टूडेंट है या 1st क्लास का स्टूडेंट है। दिस बैकवर्डनेस में बी ड्यू टू द नंबर ऑफ रीज़न, जैसे कि डिफेक्टिव टीचिंग। अब पढ़ाने का यानी कि टीचर का ही तरीका गलत है तो उस केस में ये चीज़ हो सकती है। लर्निंग प्रोसेस यानी कि जो हम सिखा रहे हैं बच्चे को उस प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, इसकी वजह से भी बच्चा जो है लर्न नहीं कर सकता। इमोशनली उसको कोई प्रॉब्लम चल रही है स्कूल में या फिर घर में, तो उन कारणों की वजह से वो सीख नहीं पाता, यानी कि वो एजुकेशनली बैकवर्ड होने के उसके ये रीज़न भी हो सकते हैं। दिस चाइल्ड नीड स्पेशल ट्रीटमेंट बाय द टीचर इन द क्लास। इन बच्चों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, यानी कि जैसे कि अगर बच्चा को कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो बार बार उसको रिपीट कर देना चाहिए। और जो क्लास के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जो स्टूडेंट है उसकी हेल्प करनी चाहिए टीचर को। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, यानी कि कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करने में जो है उनको कोई डिफेक्ट महसूस हो रहा है, यानी कि वो अच्छी तरीके से अपना ओपिनियन ही नहीं रख पा रहे, तो ये भी एक तरीके का डिसऑर्डर है। नेक्स्ट आता है सोशल डेविएंस, यानी कि हम जो एक्सेप्शनल चाइल्ड है सोशल डेविएंस के बेस पर भी अलग कर सकते हैं। फर्स्ट आता है कि माल एडजस्ट चाइल्ड, यानी कि जो एडजस्टमेंट है वो चाइल्ड की, वो फैमिली में या स्कूल में या सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको एडजस्टमेंट को लेकर, तो ये जो होते हैं ये इस तरीके की सोशली डेविएंस को महसूस करते हैं, इनके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट आता है डिप्राइव्ड चाइल्ड, यानी कि विचलित जो होते हैं, यानी कि दूसरों से अपने आप को अनइक्वल महसूस करने लग जाता है। फीलिंग ऑफ डिप्रिवेशन डेवलप इन द ए चाइल्ड ओनली आफ्टर सीइंग सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल इनइक्वालिटीज़। जब वो देखता है कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग लोग हैं, जैसे हायर स्टैंडर्ड है किसी का लो स्टैंडर्ड है, तो उस टाइम पर वो क्या है अनइक्वल महसूस करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारा जुवेनिल डेलिक्वेंट, यानी कि ये ऐसे लोग जो कि क्रिमिनल वगैरह बन जाते हैं, वो गलत चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। कमिटिंग क्राइम्स इज़ फन फॉर देम, यानी कि सारी चीज़ें क्राइम वगैरह करना उनके लिए क्या है एक तरीके का फ़न होता है। इनका बिहेवियर जो है दूसरों से बहुत ही अलग होता है। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी आती है वो है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, यानी कि किसी को कोई ब्रेन में इंजरी है तो वो जो है उसको भी प्रॉब्लम आती है लर्न करने में, या फिर आगे जो है कम्पीट वगैरह करने में उसको प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट आता है मल्टीपल डेविएंस, यानी कि किसी को एक से ज़्यादा डेविएंसेस हो गए हैं, जैसे कि वो बच्चा सुन भी नहीं पा रहा, देख भी नहीं पा रहा, ढंग से उसको लिखना भी नहीं आ रहा, तो ये बहुत मल्टीपल डेविएंस भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे सेंसरी हैंडीकैप चाइल्ड के अंदर हो सकता है कि अगर उसको जो है बैडली ट्रीट किया जाएगा तो वो जो है अपने आप को दुनिया से अलग समझने लगेगा, वो अपने बारे में अलग अलग चीज़ें नेगेटिव चीज़ें सोचने लगेगा, वो अपने आप से ही नफरत करना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए ये जो है मल्टीपल डेविएंस भी हो सकते हैं, एक ही प्रॉब्लम की वजह से और भी उसको प्रॉब्लम आ सकती हैं। नेक्स्ट आता है वी आर कंसर्न मोर टू हैंडीकैप देन टू गिफ्टेड चाइल्ड बिकॉज। फर्स्ट वन इज़ जैसे कि कोई गिफ्टेड चाइल्ड है तो वो सुपीरियर होता है, यानी कि और बच्चों से बहुत ज़्यादा आगे होगा वो, साथ के साथ उसको कोई सोशली इश्यूज़ नहीं आएंगे, जबकि हैंडीकैप चाइल्ड को सोशल इशू भी होते हैं। इसीलिए उसको बर्डन को कम करने के लिए जो है हमें
हैंडीकैप चाइल्ड की ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है ड्यू टू फास्ट टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक डेवलपमेंट, जो हमारी टेक्निक्स वगैरह हैं और साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए बहुत ही कम डिफरेंस रह गया है गिफ्टेड पीपल और एवरेज पीपल के बीच में। तो इसलिए हमें गिफ्टेड चाइल्ड के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है, क्योंकि गिफ्टेड चाइल्ड जो है अगर उसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और वो अच्छा कर रहा है उसमें, तो वो अपने आप ही रास्ता निकाल सकता है आज की टेक्नोलॉजी की वजह से। नेक्स्ट आता है एवरी सोसाइटी टेक मच इंटरेस्ट इन नैरोइंग डाउन द डिफरेंस रादर देन हाईलाइटिंग। हर सोसाइटी चाहती है कि डिफरेंस जो है कम से कम हो, इसीलिए हैंडीकैप आर ब्रॉट क्लोजर टू द नॉर्मल पीपल इन एबिलिटीज़। इसीलिए हैंडीकैप जो चाइल्ड होते हैं उनको और पास लेके आया जा रहा है नॉर्मल पीपल की, यानी कि वो भी उस काम को कर सकते हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। यही रीज़न है कि हैंडीकैप चाइल्ड को ज़्यादा केयर देनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू गिफ्टेड चाइल्ड। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ एक्सेप्शनलिटी। अब हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक था इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन हम किसके ऊपर कर रहे थे, मोड ऑफ डेविएशन की वजह से। अब हम करेंगे उनकी डिग्री और इंटेंसिटी की वजह से। फर्स्ट आता है प्रोफाउंडली हैंडीकैप और गिफ्टेड चाइल्ड। फर्स्ट जो है हमारा प्रोफाउंडली या गिफ्टेड, इसके अंदर क्या इंक्लूड किया गया है। अब जैसे कि किसी पर्सन की दोनों लेग से वो काम नहीं कर पा रहा है, वो चल ही नहीं पा रहा है, उसकी डैमेज हो गई हैं, तो वो कुछ भी काम नहीं कर सकता, तो उसको हम प्रोफाउंडली हैंडीकैप की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आता है सीवियर रिटार्डेड, यानी कि ये ऐसे पर्सन होते हैं जिनका जो है फर्स्ट ग्रुप जो है उससे भी कम होते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। सीवियर रिटार्डेड के अंदर जैसे कि इस स्टूडेंट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग के अंदर प्रॉब्लम महसूस होगी। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 25 से 50 के बीच में होता है वो सीवियर रिटार्डेड में आएंगे। नेक्स्ट आता है मॉडरेटली रिटार्डेड, यानी कि जिन बच्चों का आईक्यू लेवल जो है 50 से लेके 75 के बीच में होता है उनको हम मॉडरेटली रिटार्डेड। नेक्स्ट वन इज़ माइल्डली रिटार्डेड, यानी कि जैसे कि कोई हैंडीकैप है वो बस 10% ही है, तो यानी कि उसके अंदर थोड़ी सी कमी है, तो उसको हम माइल्डली रिटार्डेड कहेंगे, यानी कि थोड़ा सा ही उसके अंदर प्रॉब्लम है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी और ब्रेथ ऑफ एक्सेप्शनलिटी, यानी कि हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो उसकी ब्रेथ वगैरह के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। अब फर्स्ट आता है इसमें साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम। साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम क्या होती है, यानी कि जैसे कि उसको सोशली एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से वो एंगर में रहता है या फिर वो हमेशा ही अनहैप्पी महसूस करेगा, अनसोशली महसूस कर रहा है अपने आप को, तो ये जो प्रॉब्लम है ये साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट एंड हैंडीकैप। डिसेबल्ड पर्सन कौन होगा, वो पर्सन होगा जिसको हम हैंडीकैप नहीं बोलते, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज़ होती है एजुकेशन से रिलेटेड या किसी पर्सनल या सोशल या वोकेशनल वगैरह बोलने वगैरह में दिक्कत होती है, तो उसको हम डिसेबल कहेंगे। ये जो पर्सन होते हैं जैसे कि किसी की आई साइट वीक है बहुत ज़्यादा या फिर बिल्कुल ही ज़ीरो पावर है, तो उस केस में हम उसको डिसेबल कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट वो पर्सन, इम्पेयरमेंट हम उसे कहेंगे जैसे कि जो लॉस हो गया उसको या रिड्यूस हो गया फंक्शन, यानी कि जैसे एक हाथ जो है काम करना बंद कर गया या फिर पैर वगैरह जो है किसी का कट जाता है, तो उसको हम इम्पेयरमेंट कहेंगे, यानी कि जो नॉर्मल पीपल काम कर रहे थे वो अब उस चीज़ से काम नहीं ले पा रहा है। नेक्स्ट आता है हैंडीकैप। हैंडीकैप जो होता है वो के डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ ए सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग लोगों को हैंडीकैप बोल सकते हैं। ए ब्लाइंड पर्सन इज़ नॉट हैंडीकैप्ड इन द डार्क, यानी कि देखिए एक अंधा व्यक्ति जो है वो डार्क में कभी भी हैंडीकैप नहीं कहलाएगा, यानी कि अगर अंधेरा हो जाता है तो हम नॉर्मल इंसान भी जो है अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पाते। इट इज़ बिकॉज ऑल ऑफ अस are blind in the dark. Similarly, a person confined to the a wheelchair is not handicapped for a bench job. यानी कि अगर किसी को बस बैठकर ही काम करना है तो वो हैंडीकैप नहीं कहलाएगा, क्योंकि नॉर्मल भी इंसान जो नॉर्मली होगा वो भी आराम से बैठ के ही काम करेगा। तो हम हैंडीकैप किसे बोलेंगे, जो कि कॉम्युनिटिव इफ़ेक्ट की वजह से कोई डिसेबिलिटी आ रही है या पर्सनल की वजह से आ रही है, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से वो कोई काम है, वो फंक्शन है, वो नहीं कर पा रहा है जिस लेवल पर करना चाहिए था, उसको हम हैंडीकैप कहेंगे। ये फिर एक एग्जांपल ये भी देख सकते हैं कि जैसे कि एक नॉर्मल चाइल्ड है, अब वो अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है उसके कंपैरिजन में वो अपने आप को हैंडीकैप कह सकता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता।
तो इसीलिए हम कह सकते हैं सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है कि कौन जो है डिसेबल हैंडीकेप माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है, व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि विजुअली इम्पेयरमेंट से आप क्या समझते हैं। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हम उन्हें कहेंगे जो जिनकी आई साइट जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, यानी कि 6/60 भी उनकी आई साइट नहीं है, उनको हम जो है विजुअली इम्पेयर्ड कहेंगे। जिनको हम ग्लासेस वगैरह भी लगा देते हैं उसकी बाद भी वो अच्छी तरीके से नहीं देख पाते। फर्स्ट आता है प्रोफाउंडली इम्पेयर्ड। प्रोफाउंडली इम्पेयर्ड ये पर्सन वो होते हैं जो बिल्कुल भी एक सुई जितना भी नहीं देख पाते, यानी कि इनकी आई साइट बिल्कुल ही ज़ीरो होती है। सीवियर इम्पेयर्ड उनको कहेंगे जिनकी जो आई साइट है वो बेटर तो होती है ब्लाइंड पर्सन से, लेकिन क्या है लेस देन 6/60 आफ्टर मैक्सिमम करेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शन करने के बाद भी कम ही रह जाती है, उनको हम क्या कहेंगे सीवियर इम्पेयरमेंट। मॉडरेटली इम्पेयर्ड किसे कहेंगे, जो कि जिसकी आई साइट जो होती है वो 6/24 to 6/60 के बीच में होती है। दे कैन डू ईच एंड एवरीथिंग इफ़ प्रॉपरली हेल्प इज़ गिवन टू देम, यानी कि इनको क्या है अगर प्रॉपर मदद दी जाए तो ये सब कुछ काम कर लेंगे। और माइल्डली इम्पेयर्ड वो होते हैं जिनकी 6/9 जैसे कि 6/12 होती है, तो वो क्या है नॉर्मली इम्पेयर्ड होते हैं, माइल्डली मतलब थोड़ा सा ही इम्पेयर्ड होते हैं। और जो माइल्डली इम्पेयर्ड होते हैं उनको कोई देखने वगैरह में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो एक ब्लाइंड चाइल्ड जो होता है वो रीड कर सकता है 6 मीटर की दूरी से एक लाइन को, लेकिन जो नॉर्मल चाइल्ड होता है उसी लाइन को वो 60 मीटर की दूरी से भी रीड कर सकता है। दिस चाइल्ड आर टेक्निकली कॉल्ड पार्शली ब्लाइंड, और इन चाइल्ड को हम जो है पार्शली ब्लाइंड कहेंगे। It is otherwise means that their vision is less than 6/60 और 10% of the normal vision, यानी कि 10% की कमी आती है नॉर्मल विज़न के कंपैरिजन में। हम उन स्टूडेंट को बोल सकते हैं मीटर की दूरी से लाइन वगैरह को पढ़ लेते हैं। It is in this sense that they are differentiated from the partially sighted child. एक्यूटी इज़ लेस देन 50% ऑफ द नॉर्मल विज़न। तो ऐसे जो चाइल्ड होंगे उनको क्या है ब्लाइंड माना जाएगा इंडिया के अंदर। एनसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या कहती है, ऑल दोज पीपल आर विजुअली इम्पेयर्ड हु डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल टू ए ग्रेट एक्सटेंड, यानी कि नॉर्मल पर्सन से बहुत ज़्यादा ही जिनकी कम आई साइट होगी उसको हम विजुअली इम्पेयर्ड मानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड। विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। फर्स्ट आता है कि उनका आई साइट जो होगा वो बिल्कुल ही कम होगी। सेकेंड आता है कि देर इज़ एविडेंस दैट विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड मे बी डेफिशिएंट इन अदर एरियाज ऑल्सो अप टू सम एक्सटेंड, यानी कि जो इम्पेयर्ड चाइल्ड होगा वो दूसरे एरिया में भी कुछ एक्सटेंड तक उसके अंदर कुछ ना कुछ डेफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक। ये जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं ये बस टच से ही या फिर सुनकर ही पढ़ सकते हैं, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन इनको गेन करनी है या तो वो उसको छूकर देखेंगे, अगर उभरे हुए अक्षर होंगे तो वो ईजिली पढ़ पाएंगे उनको, लेकिन या फिर ऑडिटरी वे से वो अपनी चीज़ों को गेन करेंगे। लर्निंग बेस्ड ऑन टच एंड ऑडिशन इज़ लिमिटेड ड्यू द लिमिटेड नेचर ऑफ एक्सपीरियंसेस। ये लिमिटेड ही रहेगी, यानी कि वो टच से या सुन के बहुत ही लिमिटेड गेन कर पाएंगे, जो कि नॉर्मल पर्सन जो है बहुत ज़्यादा उनके कंपैरिजन में स्टडी कर सकता है। जो पार्शली ब्लाइंड चाइल्ड होगा उसको जो है दूर की चीज़ों के ऑब्जेक्ट का वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, जो कि नॉर्मली जो पर्सन है वो कर सकते हैं, या फिर जो बहुत स्मॉल साइज़ की चीज़ें होती हैं उनको जो है वो इंजॉय या उनको देख नहीं सकता है। नेक्स्ट आता है ड्यू टू देयर लिमिटेड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस दे लर्न इन पार्ट रादर देन इन होल, यानी कि ये जो है पार्ट्स में ही चीज़ों को पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा एकदम से इनको जो है चीज़ें समझ नहीं आएंगी। दे हैव टू रिले मोर ऑन देयर मेमोरी एंड हियरिंग पावर। इनको ज़्यादातर किस चीज़ के ऊपर फोकस रखना होता है कि उनकी मेमोरी पावर क्या है, याद करने की वो कितनी याददाश्त रख सकते हैं, और उनकी हियरिंग यानी कि सुनने की शक्ति पर ही निर्भर करता है कि वो कितना जो है लर्न कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द नॉर्मल चाइल्ड थ्रू इंसिडेंटल और अनइंटेंडेड लर्निंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन में बी अनअवेलेबल फॉर द सीवियर इम्पेयर्ड चाइल्ड, यानी कि जो बच्चा इंसिडेंट वगैरह को देखकर सीख सकता है या फिर लर्निंग कर सकता है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके वो कुछ सीख रहा है, तो ऐसी चीज़ें जो है जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स।
मोटर स्किल्स जो है इनके अंदर बहुत ही पुअर होते हैं, क्योंकि मोबिलिटी पावर जो है इनकी बहुत ही वीक होती है, यानी कि जब वो चल रहे होते हैं तो उनको कुछ दिखता नहीं है, तो इस वजह से जो है उनको डिफ़िकल्टी होती है चलने में और उनको हर चीज़ क्या है पता नहीं चलती। इन टर्म्स ऑफ द साइज़ एंड अपीयरेंस पीपल विद इम्पेयर्ड विजन डू नॉट डिफ़र, यानी कि ये दिखने में बिल्कुल भी अलग नहीं दिखेंगे इनके साइज़ में, हाइट वगैरह या इनके अपीयरेंस में। नेक्स्ट वन इज़ दे डिफ़र फ्रॉम द नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि फ़िज़िकली वैसे ये अलग होते हैं दूसरे बच्चों से, जैसे कि कोई भाग सकता है इजीली, कोई कहीं जा सकता है अपने आप, तो उस चीज़ में ये थोड़े से अलग होंगे, इनको किसी ना किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत हो सकती है। नेक्स्ट आता है परपेचुअल एंड नॉन परपेचुअल बोथ फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द मोबिलिटी, जो लगातार चीज़ें चल रही हैं या फिर कोई चीज़ जो है लगातार नहीं चल रही, ये दोनों की दोनों इंक्लूड की जा रही हैं, यानी कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होता है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह क्या है नहीं जा सकता, या फिर उसको कहीं ना कहीं मूव करने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की, या कैरेक्टरिस्टिक हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक। कोग्निटिव का मतलब ही क्या है कि कंसेप्ट से रिलेटेड, और कंसेप्ट हमारे कब डेवलप होंगे, जब हम पढ़ेंगे। अब जो इंसान देख ही नहीं सकता तो वो पढ़ेगा कैसे, तो ये भी एक क्या है, एक ड्रॉबैक है। ये जो पर्सन होते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिटरी चीज़ें, यानी कि ऑडिबल जो सुन सकते हैं, ये उन चीज़ों से सीखते हैं जो कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड नहीं करा सकते। अब जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं ज़्यादा डीपली किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी एज़ कम्पेयर टू जितना हम क्या है बुक्स में से पढ़ सकते हैं। विज़न जो है ये एक हिंड्रेंस का भी काम करता है, यानी कि रुकावट का काम करता है हमारी डेवलपमेंट में। अगर आपको अब सही दिख रहा है तो आप कहीं पे एक्सरसाइज कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आप आसानी से कर पा रहे हैं। लेकिन जिस बच्चे को दिख ही नहीं रहा, यानी कि उसके आगे पूरा टाइम ही अंधेरा है, तो वो जो है उसकी डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं रोकेगा, रुकावट का काम उसके अंदर करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है मोस्ट ऑफ द डिफरेंसेस इन दिस एरिया अकर्स इन द अर्ली स्कूल ग्रेड्स बट एट लेटर स्टेजेस इन ऑफ द लाइफ दे कम्स ऑलमोस्ट नॉर्मल, यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड जो चाइल्ड है स्टार्टिंग के स्टेजेस में उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन जब वो 18 प्लस हो जाते हैं तो उनको हर चीज़ की समझ अच्छे से आ जाती है और वो एडजस्ट अपने आप को कर पाते हैं इन्वायरमेंट के साथ। जो विजुअल इम्पेयरमेंट होती है वो डिले कर देती है बच्चों को पहुंचने में ऑब्जेक्ट्स के पास, या फिर जो एक्सपीरियंस वो ले सकते हैं वो रिड्यूस हो जाता है उनका। इसीलिए विजुअल इम्पेयरमेंट एक तरीके का ड्रॉबैक भी है, वो हिंड्रेंस भी है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो छूना चाहता है वो छू नहीं पाता है उसको, क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा है कि किस तरीके का ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट आता है साइन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट के क्या क्या साइन हो सकते हैं। पहला है कि आपकी आइज़ से जो है वाटर आए जा रहा है बार बार, यानी कि वाटरी आइज़। नेक्स्ट वन इज़ इनरेगुलर आइज़ मूवमेंट, यानी कि आइज़ की जो मूवमेंट है वो रेगुलरली जैसे होनी चाहिए वैसी नहीं है। डिफ़िकल्टी इन रीडिंग स्मॉल प्रिंट, उसको मतलब कि रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है, छोटे छोटे प्रिंट्स में जो बुक्स वगैरह आ रही हैं उनको। डिफ़िकल्टी इन आइडेंटिफाइंग द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स वगैरह में या पिक्चर्स में जो स्मॉल डिटेल्स दी गई हैं उनको फाइंड आउट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। उनको डेजीनेस फील हो रही है, यानी कि चक्कर आ रहे हैं जब भी वो कोई पैसेज वगैरह रीड कर रहे हैं। टिल्टिंग हेड, यानी कि झुका हुआ उनका सिर है, या फिर जो उनका बेटर फोकस है वो कम्प्लीटली आँखों की तरफ है। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंट आई इन्फेक्शन, उनको आई इन्फेक्शन बार बार हो जा रहा है। ब्लर्ड विजन, यानी कि धुंधला दिख रहा है उनको। पुटिंग हैंड्स ऑन वन आई वाइल रीडिंग समथिंग, एक आंख के ऊपर हाथ रख रहे हैं वो कुछ पढ़ते वक्त, या रेगुलर रीडिंग कर रहे हैं। इन्फ्लेम्ड आइज़, यानी कि आंखों के आसपास जो है सूजन आ रही है। सिटिंग इन द फर्स्ट रो प्रेसिडेंटली फॉर सीइंग द ब्लैक बोर्ड वर्क, वो लगातार फर्स्ट रो में बैठ रहे हैं ब्लैक बोर्ड को देखने के लिए। डिफ़िकल्टी इन मूविंग अराउंड द क्लासेस, क्लास में घूमने में उनको दिक्कत हो रही है। डिफ़िकल्टी इन रीडिंग द बुक फ्रॉम द नॉर्मल डिस्टेंस जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग वो बुक नहीं रीड कर पा रहे हैं। यूजिंग वन आई मोर देन द अदर आई वाइल डूइंग द रिटन वर्क, एक आँख का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं दूसरी आँख के कंपैरिजन में जब वो लिखने का काम कर रहे हैं। तो ये सारे जो है विजुअल इम्पेयरमेंट के साइन हैं। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि बिहेवियर, जैसे कि उनका बिहेवियर कैसा होगा, इरिटेटिव नेचर का होगा। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जैसे कि कोई पर्सन है वो या हैंडीकैप है या कुछ और है, तो जो
सोसाइटी का एटीट्यूड है उनकी तरफ वो थोड़ा सा नेगेटिव सा ही रहता है। तो इसी वजह से अब वो भी उसी एटीट्यूड को अपनाने लग जाते हैं जैसा उनके साथ सोसाइटी कर रही होती है। तो उनका एटीट्यूड क्या हो जाता है कि नेगेटिव एटीट्यूड होता है उनका, मतलब थोड़ा थोड़ा इरिटेटिव वो फील करने लग जाते हैं अपने नेचर वाइज। नेक्स्ट आता है दे पोज वेरी पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ही कमी होती है, इनके आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा ही कमी होती है। नेक्स्ट आता है नॉन एकेडमिक स्किल अफेक्ट बाय द विजुअल इम्पेयरमेंट। नॉन एकेडमिक जो भी स्किल्स होते हैं जैसे कि सोशल स्किल है, हमारे अफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है, या नॉन वर्बल बिहेवियर वगैरह हैं, वो सारे के सारे अफेक्ट हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि अब सोशली जो स्किल हैं जैसे कि सोसाइटी के आसपास या फिर हम कुछ काम कर रहे हैं या फिर खेल रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ों पर भी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने लग जाता है जिस बच्चे को क्या है अच्छे से दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन एबिलिटीज़। कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ यानी कि अब इनको डिफ़िकल्टी हो रही है पढ़ने में, तो वो ब्रेल या फिर कोई प्रिंटेड बुक जिसके प्रिंट क्या है बहुत ज़्यादा बड़ा हो उसका यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी हेल्प से ही वो पढ़ पा रहे हैं, टेलीस्कोप की मदद से वो पढ़ पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है देयर कम्युनिकेशन में बी पुअर इन इनिशियल पीरियड। इनकी कम्युनिकेशन स्किल जो होंगी इनिशियल पीरियड यानी कि स्टार्टिंग के पीरियड में बहुत ज़्यादा ही पुअर होती हैं, लेकिन जब ये 18 प्लस के हो जाएंगे तो उस टाइम पे ये कम्युनिकेशन में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। दे प्रेफर ओरल कम्युनिकेशन को ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू रिटन कम्युनिकेशन। रिटन यानी कि उनको पढ़ने में ही दिक्कत है और आप लिख कर ही उनसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो उस चीज़ में उनको प्रॉब्लम होगी। राइटिंग एंड इट्स स्पीड इज़ नॉट वेरी मच अफेक्टेड इन दीज चिल्ड्रन। इनकी राइटिंग की स्पीड वगैरह ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती है। नेक्स्ट आता है सोशल डेवलपमेंट एंड एडजस्टेबल। सोशल डेवलपमेंट यानी कि जो सोशली किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं बच्चे, जिससे कि स्कूल या नेबर के अंदर माल एडजस्टमेंट उनकी अच्छी है या नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन विल बी लो इन केस ऑफ एब्सोल्यूट ब्लाइंड चाइल्ड एज इट डिपेंड मच ऑन द रिस्पॉन्सेज ऑफ अदर। यानी कि जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, जिनकी जो आई साइड है बिल्कुल ही ज़ीरो विज़न है, तो वो सोसाइटी के ऊपर यानी कि जहाँ वो रह रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का जो दूसरे लोग हैं उनको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ विज़न इज़ हेल्पफुल फॉर सोशल डेवलपमेंट। छोटा सा ही जो विज़न है वो भी बहुत ज़्यादा होता है किसी भी सोशल डेवलपमेंट के लिए। दे कैन पार्टिसिपेट इन मैनी प्ले एक्टिविटी लाइक सिंगिंग, डांसिंग, स्विमिंग वगैरह, इन सब में ये जो है पार्टिसिपेट आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि कोज क्या होते हैं इम्पेयर्ड विजन के, यानी कि किसी का आई साइट जो है वीक है उसके क्या कारण है। हेरिडिटी कोज हो सकते हैं, यानी कि जब वो बर्थ लेता है उसी टाइम पे वो कैसे है उसका विज़न एकदम से ज़ीरो है, यानी कि या फिर जो जीन है हमारे जो हमारी जनरेशन लास्ट जनरेशन से शिफ्ट हुए हैं तो उनकी वजह से भी जो है हम विजुअली इम्पेयर्ड हो सकते हैं। In the study conducted on 40 students suffering from visual impairment, it was found that all of them were offspring of those parents who had close blood relation with each other, that is mother was found to be the either of the cousin or the niece of the father। यानी कि कोई मतलब कि उनका क्लोज ब्लड रिलेशन था और ऐसे बच्चे जो हैं उनका क्या है कि आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है या फिर वो ब्लाइंड है। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल कोज। इन्वायरमेंटल कोज के अंदर जैसे कि स्मॉल पॉक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट कोज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट इन इंडिया। स्मॉल पॉक्स अगर किसी को हो जाता है तो उसको जो है विजुअली इम्पेयरमेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर खाना जो है अच्छी तरीके से आप नहीं दे रहे हैं तो यानी कि माल न्यूट्रिशन की मतलब न्यूट्रिशंस की कमी है, तो उस टाइम पर जो है विजुअली इम्पेयरमेंट के चांस इंक्रीज़ हो जाते हैं। या कोई डिजीज़ हो गई थी अब हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर, तो उसकी वजह से भी हमें क्या है विजुअली इम्पेयरमेंट हम हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड। किस तरीके से आप जो है विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड को आइडेंटिफाई करेंगे उनके बिहेवियर के सिम्टम के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप नोटिस करेंगे कि वो ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ नहीं पा रहे हैं, या जब वो पढ़ रहे हैं तो उनके आइज़ से क्या है पानी आ रहा है, या फिर वो बार बार ब्लिंक कर रहे हैं आइज़ को, यानी कि पलक झपका रहे हैं कुछ भी काम करते हुए, या फिर वो अपनी एक ही आइज़ का यूज़ कर रहे हैं पढ़ने के लिए, या फिर उनकी आंखों के आसपास सूजन आ जाती है, या फिर वो फर्स्ट रो के अंदर लगातार बैठ रहे हैं, या फिर उनकी आइज़ जो है इरेगुलर मूवमेंट हो रही है, या फिर उनकी राइटिंग जो है रीडिंग और राइटिंग जो है वो बिल्कुल ही मतलब कि रीड वो करने में बहुत ज़्यादा अटक रहे हैं, या फिर राइटिंग उनकी बिल्कुल भी अच्छी वो नहीं लिख पा रहे हैं ढंग से। तो ये सारी जो है बिहेवियरल सिम्टम होते हैं। वो इरिटेटिव फील करने लग जाते हैं,
उनको वॉकिंग करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होने लग जाती है। तो ये सारे जो है हमारे सिम्टम हैं। नेक्स्ट आता है फिज़िकल सिम्टम्स। ये पहले थे बिहेवियरल सिम्टम, अब है फिजिकल। उनका विज़न जो है ब्लर हो जाता है, उनको दिखना जो है धुंधला शुरू हो जाता है। फ्रिक्वेंटली आई इन्फेक्शन होने लग जाते हैं उनको। डिफ़िकल्टी इन आइडेंटिफाइंग स्मॉल डिटेल्स इन द पिक्चर्स, छोटी छोटी पिक्चर्स में जो डिटेल है उसमें डिफ़िकल्टी होने लग जाती है। आंखें वो बार बार ब्लिंक करते हैं, झपकाते हैं। कॉन्स्टेंट रेडनेस इन द आइज़ जो है उनकी लाल होने लग जाती है। डिफ़िकल्टी इन रीडिंग स्मॉल प्रिंट्स, और वो अपनी आँखों को बार बार रब करते हैं, यानी कि रगड़ते हैं अपनी आँखों को। ये सारे फिजिकल सिम्टम्स हैं किसी भी विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड के। नेक्स्ट आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आप किसी भी बच्चे में कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं इस तरीके की, तो उसको जो है इमिडिएटली हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, ताकि जो उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको करेक्ट किया जा सके। उसके आई साइट को चेक कराना चाहिए, या फिर वो जो चार्ट्स वगैरह होते हैं उनको रीड कराना चाहिए दूर से बच्चे को, ताकि आपको पता चल सके कि इनकी आई साइट कैसी हैं। और फिर अगर स्पेक्स वगैरह की ज़रूरत है तो वो भी लगवाने चाहिए। ये हमारी फर्स्ट डिसेबिलिटी कंप्लीट होती है, जो कि है विजुअली इम्पेयर्ड। नेक्स्ट हमारी जो डिसेबिलिटी है वो है हियरिंग इम्पेयरमेंट। पहली है हमारी देखने की में मतलब कि प्रॉब्लम है किसी को, अब है सुनने में किसी को प्रॉब्लम है, तो उनकी क्या क्या सिम्टम है, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे, अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब है कि पार्शली या फिर कम्प्लीटली लॉस हो जाना आपकी एबिलिटी टू हियर, यानी कि आप जो सुन सकते हैं, आपकी सुनने की शक्ति या तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना या फिर थोड़े बहुत आपको कम सुनना स्टार्ट हो जाना। इस चीज़ को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है हियरिंग इम्पेयरमेंट को, डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग। जो डेफ पर्सन होगा उसको बिल्कुल भी कुछ भी सुनाई नहीं देगा। डेफनेस को हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, ए डिग्री ऑफ लॉस सच एज दैट ए पर्सन इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड द स्पीच इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पलीफिकेशन, यानी कि अगर हम उसको हाई वॉल्यूम पे भी वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको फिर भी नहीं सुनेगा। और जो हार्ड ऑफ हियरिंग पर्सन होंगे वो क्या है, साउंड को सुन सकते हैं और जिससे उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है डिग्री ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। जैसे कि हमने डिग्री ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट देखी थी, अभी ये भी क्या है, डिग्री ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट है। फर्स्ट है माइल्डली, यानी कि जिसको 26 से लेके 54 dB लॉस हुआ है, यानी कि इतना ही परसेंट जो है आपको सुनना कम हुआ है 24 से लेके और 54 तक। तो आप क्या है, माइल्डली रिटार्डेड की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि आपको बस दूर का सुनना बंद हुआ है, पास का आप आसानी से सुन सकते हैं। नेक्स्ट आता है मॉडरेटली रिटार्डेड, यानी कि जिनको 55 से लेके 69 तक dB लॉस हुआ है डेसिबल, यानी कि इसको जो हमारी साउंड होती है, सुनने की शक्ति होती है, उसको हम dB में मेज़र करते हैं। तो इसलिए आप क्या है, डिस्टेंस का भी नहीं सुन पाएंगे और साथ के साथ आप पास का भी नहीं सुन पाएंगे। लेकिन आप जैसे कि लो पिच की साउंड नहीं सुन पाएंगे। अगर आप पास बैठे हैं किसी के तो आप कोई धीरे से बात करेगा तो आप वो नहीं सुन सकते। इसके लिए जो है कुछ ना कुछ हमें इंटीग्रेशन कोर्सेज़ वगैरह डेवलप कर देने चाहिए, यानी कि क्लासेस लगा देनी चाहिए। साथ के साथ जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी हेल्प से जो है सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह देखनी चाहिए, और रेगुलर स्कूल में आप आसानी से जो है ऐसे बच्चे को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है सीवियरली रिटार्डेड, ये जिनका यानी कि 70 से लेके 89 तक dB लॉस हो चुका है, यानी कि इनकी सुनने की शक्ति इतनी ज़्यादा लॉस हो गई है कि इनके लिए इंटीग्रेटेड क्लासेस भी कोई काम नहीं आएंगे, क्योंकि इनको ना तो दूर का सुनेगा और ना पास का सुनेगा, ना ही इनको कोई साउंड एड वगैरह, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिससे आप सुनाना चाह रहे हो, हियरिंग एड वगैरह, वो भी इनके कोई काम नहीं आएंगी। तो इन बच्चों को क्या है, लिप रीडिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि लिप्स से उनको समझाया जाएगा कि किस तरीके से क्या वर्ड बोलना है। और ये अमेरिकन साइन लैंग्वेज का भी यूज़ किया जा सकता है इनको लर्न कराने के लिए, यानी कि 3 तरीके के हैं, माइल्डली, मॉडरेटली और सीवियर। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है कॉजेज़ ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि क्या कारण होते हैं कि कोई बच्चे को सुनना बंद हो जाता है। वो ओरली हैंडीकैप भी हो सकता है, यानी कि बर्थ के टाइम पर ही उसको स्टार्टिंग से ही कुछ नहीं सुन रहा है। साथ के साथ उनका हियरिंग लॉस हो सकता है, जैसे कोई किसका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उस टाइम की वजह से भी क्या है, हियरिंग लॉस हो सकता है। न्यूरल लॉस अकर्स व्हेन देयर इज़ ए डैमेज इन द इनर ईयर और द ऑडिटरी नर्व्स, यानी कि जो अंदर सुनने वाली जो नर्व्स हैं हमारी, उनके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाना, तो उसकी वजह से भी हमें हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। नेक्स्ट आता है एज ऑफ ओरल हैंडीकैप एट द टाइम ऑफ ऑनसेट।
मीन्स कि स्टार्टिंग में किस तरीके से जो है ओरली हैंडीकैप हो सकता है, यानी कि जो पर्सन है स्टार्टिंग कैसे होती है। फर्स्ट होता है बोर्न डिफेक्टिव, यानी कि जो बर्थ के टाइम पे ही उसके अंदर डिफेक्ट आया है। द स्पीच ऑफ दीज चाइल्ड आर ऑलवेज बी डिफेक्टिव एंड दे विल बी डम फॉर एवर, यानी कि ये क्या है, बोल भी नहीं पाते। नेक्स्ट आता है प्रीलिंगुअल डेफनेस, यानी कि दो चिल्ड्रन हु आर नॉट हियरिंग इम्पेयर्ड बाय बर्थ बट लॉस हियरिंग इम्पेयरमेंट बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जब लैंग्वेज का यूज़ हो रहा था, मतलब जब उनको भाषा सिखानी थी, ये स्टार्टिंग से ही जो है डेफ पैदा नहीं होते, लेकिन बाद में ये डेफ पैदा मतलब कि डेफ होते गए जब वो लैंग्वेज सीखने का टाइम था। नेक्स्ट आता है पोस्ट लिंगुअल डेफनेस, दिस चिल्ड्रन और पीपल बिकम डेफ आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज एंड स्पीच, ये स्पीच वगैरह सीखने के बाद डेफ हो जाते हैं। जिससे कि कोई इंसान जो है ज़्यादा ओल्ड हो जाता है तो उसको ये प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट आता है कि डेफिनेशन क्या है। डेफनेस मीन्स ए हियरिंग इम्पेयरमेंट दैट इज़ सो सीवियर दैट द चाइल्ड इज़ इम्पेयर्ड in processing linguistic information through hearing with or without amplification that adversely affect the child education performance, यानी कि डेफनेस का मतलब क्या है कि सुनने की जो शक्ति है उनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो सुन नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो जो है लैंग्वेज वगैरह को भी प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाते हैं, जो कि उनकी एजुकेशन के ऊपर इफ़ेक्ट डालती है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड, यानी कि किस तरीके से पता लगाएं कि किस बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम हो रही है। डेवलपमेंटल स्केल, जैसे हम टेम्परेचर नापते हैं थर्मोमीटर से, इसी तरीके से हम जो है डेफनेस को भी माप सकते हैं बे स्केल से। ये जो स्केल है ये हमें अर्ली स्टेज में ही बता देता है कि जो इन्फेंट है वो डेफ है या नहीं, और अगर वो डेफ है तो करेक्टिव एक्शन भी लिए जा सकते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है किसी भी मतलब कि डेफ पर्सन की असेसमेंट के लिए, यानी कि कोई बच्चा डेफ है तो उसकी जो माइंड वगैरह है वो भी, ब्रेन वगैरह है वो भी डैमेज मिल सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से जो है उसको सुनना भी बंद हो सकता है। तो यानी कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट भी हम ले सकते हैं कि किस वजह से उसको सुनना बंद हुआ। नेक्स्ट आता है मेडिकल एग्जाम। जो मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं वो कोई भी जर्नल मेडिकल हिस्ट्री देख सकते हैं बच्चे की, उससे ये पता चल सकता है कि फंक्शनिंग और डिसफंक्शनिंग कौन से ऑर्गन की हुई है जिसकी वजह से जो है बच्चे को सुनना बंद हो गया है या जिस वजह से बच्चा सुन नहीं पा रहा है। नेक्स्ट आता है केस स्टडी के अंदर जैसे कि बच्चे का नाम वगैरह देखेंगे, हम स्टेटमेंट देखेंगे, उसकी सिम्टम्स वगैरह को रिकॉर्ड करेंगे, किस तरीके से वो इल वगैरह है, डेवलपमेंट हिस्ट्री देखेंगे और फैमिली हिस्ट्री वगैरह के हेल्प के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो है जीन से ट्रांसफ़र हुआ है डायरेक्टली या फिर बाद में जो है ये डेफ हुआ है। नेक्स्ट आता है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, यानी कि बच्चे को जो है सिस्टमेटिकली तरीके से ऑब्जर्वेशन में रखना है, यानी कि ऑब्जर्व करते रहना उसको। दे टर्न हेड ऑन वन साइड टू हियर बेटर, यानी कि कई बार आपने ये देखा होगा कि आप किसी को भी ऑब्जर्व करेंगे जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, वो अपना एक कान की तरफ झुकेगा, यानी कि जिस तरफ से वो सुन रहा है। दे फोकस स्पेशली ऑन द स्पीकर्स लिप्स, और वो जो बोल रहा है सामने वाला उसके लिप्स के ऊपर ध्यान देंगे। साथ के साथ दे ऑलवेज हेजिटेट टू पार्टिसिपेट इन द ग्रुप डिस्कशन, वो कभी भी पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करेंगे। दे डिस्प्ले रेस्टलेसनेस एंड इन अटेंशन एंड स्पीच डिफ़िकल्टी, स्पीच उनको बोलने में दिक्कत आने लगेगी, वो कोई अटेंशन ज़्यादा नहीं कर देंगे किसी के ऊपर। फ्रिक्वेंटली ईयर एग आर ऑब्जर्वेबल, यानी कि ईयर जो हैं उनको आप टाइम टू टाइम देखते रहेंगे। नेक्स्ट आता है द चाइल्ड आर अनेबल टू फॉलो डायरेक्शन, वो फॉलो, जैसे टीचर बोल रहा है सिट डाउन, वो बैठ ही नहीं रहा है तो वो प्रॉपरली जो है फॉलो नहीं कर पाएंगे। कॉजेज़ ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, क्या क्या कारण है हियरिंग इम्पेयरमेंट के। फर्स्ट है हेरिडिटी या जेनेटिकली, हमें जो है अपने पेरेंट्स से मिलता है। नेक्स्ट आता है एक्सोजनियस कोज, यानी कि जो प्री नेटल कोज है, यानी कि बर्थ होने से पहले ही कोई वायरल वगैरह था, उसकी इन्फेक्शन की वजह से जो है बच्चा क्या है डेफ हो गया है। नेक्स्ट आता है प्री नेटल कोज, यानी कि बर्थ के टाइम पर कोई इंजरी वगैरह हो गई है तो उसकी वजह से भी बच्चा क्या है डेफ हो सकता है। नेक्स्ट आता है पोस्ट नेटल कोज, यानी कि बाद में भी बच्चा क्या है डेफ हो सकता है, जैसे कि उसकी कोई सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर कोई डिजीज़ वगैरह हो गई है जिसकी वजह से उसने अपना क्या है सुनने की शक्ति को खो दिया है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं।
कि जितनी हो सके कि डिज़ीज़ से अपने आप को बचाएं, ड्रग्स वगैरह ना ले, अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, इम्यूनाइजेशन जो है मदर की ज़्यादा इंक्रीज़ होनी चाहिए, प्रॉपर और बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए, रेगुलर चेकअप होता रहना चाहिए, अर्ली डायग्नोज करना चाहिए, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफनेस एंड प्रोवाइडिंग प्रॉपर मेडिकल, यानी कि फिर उसको बाद में पहले पता लगा लें जल्दी से जल्दी जितना हो सके और फिर उसको प्रॉपरली क्या है मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, प्रिंटर और पीटरसन मीन्स जो आई क्यू लेवल है वो 63 होता है, मीडियम का IQ जो है 91 होगा, और ये जो है स्टडीज़ वगैरह में थोड़ा सा इनका डिफरेंस रहेगा। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के अंदर सेकंड पॉइंट आता है कि 50% ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन व्हाट वी लिसन, यानी कि हमारी जो इंटेलिजेंस जिस तरीके से हम अपनी चीज़ों का हैंडल कर रहे हैं वो हम सुनने से ही सीखते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, तो वो भी क्या है इफ़ेक्ट करेगी। नेक्स्ट आता है सोशल डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट, अगर किसी बच्चे को जो है कम सुन रहा है तो वो सोशली जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा पुअर रहेगा। साथ के साथ दे शो ए हाई डिग्री ऑफ इमोशन इंस्टेबिलिटी, यानी कि वो इमोशनली वे से वो इनस्टेबल रहेंगे, यानी कि वो और माल एडजस्टमेंट, यानी कि उनको जो दूसरों के साथ एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट आता है कि एजुकेशनल अचीवमेंट, यानी कि अगर कोई बच्चा डेफ है बर्थ से ही तो उसको एजुकेशन जो है अचीव करने में यानी कि एक्वायर करने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आएगी। चिल्ड्रन एंड एडल्ट हु हैव माइल्ड हियरिंग लॉस जनरली अचीव मोर इन एकेडमिक सब्जेक्ट देन दोज हु आर हियरिंग लॉस आर सीवियर, यानी कि जिसको थोड़ा बहुत है डेफ है वो थोड़ा बहुत, तो उसके केस में जो है वो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएगा, लेकिन जो बिल्कुल ही डेफ है यानी कि सीवियरली उसको बिल्कुल ही सुनाई नहीं दे रहा तो वो बच्चा जो है आसानी से पढ़ नहीं पाएगा। एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एजुकेशन रिटार्डेशन इंक्रीज विद द एज हियरिंग इम्पेयरमेंट, एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एजुकेशन दी जाएगी। नेक्स्ट आता है दे डू नॉट परफॉर्म वेल इन नॉर्मल बट देयर एबिलिटी इन परफॉर्मिंग आर्ट, यानी कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनके अंदर वो काम नहीं कर पाएंगे, जैसे कोई डिबेट वगैरह है उसके अंदर वो अच्छे से पार्ट नहीं ले पाएंगे, लेकिन जैसे आर्ट या फाइन आर्ट्स वगैरह हैं उनके अंदर वो अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है दोज हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड हु बिलोंग टू हाई सोशल इकोनॉमिक स्टेटस एक्सपीरियंस फ्यूअर एकेडमिक डिफ़िकल्टी दैन दोज हु बिलोंग टू पुअर फैमिलीज़, यानी कि जो अमीर घर में है उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है एज़ कम्पेयर टू जो पुअर फैमिली में है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन एबिलिटीज़, जैसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट वगैरह में डिले होगा क्योंकि वो प्रॉपरली वो सुन ही नहीं पा रहे तो वो बोल भी नहीं पाएंगे। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन एबिलिटी डिपेंड अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, कि किस तरीके से लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। नॉर्मल पीपल ऑल्सो निगलेक्ट हार्ड ऑफ हियरिंग पीपल बिकॉज लेटर रिक्वायर्ड साउंड ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, यानी कि अगर हम देखें कि किसी को ऊंचा सुनता है तो हम उसको भी अवॉइड करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें जो है हाई पिच में बोलना पड़ता है, तो ये भी एक क्या है कारण है। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इनकी बिहेवियर में क्या है, पीपल विद हियरिंग इम्पेयरमेंट आर डेविएंट फ्रॉम द नॉर्मल एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि ये अलग रहेंगे, इनका बिहेवियर जो है और पर्सन से अलग रहेगा। पीपल हु आर डेफ टीच ईच अदर हाउ टू फंक्शन इन द सोसाइटी, अगर कोई डेफ पर्सन है दो पर्सन है वो दोनों डेफ हैं तो वो एक दूसरे को बताएंगे कि किस तरीके से सोसाइटी में रहना है। सम डेफ पीपल कोप अप विद द रियलिटी ऑफ डेफनेस एज ए लाइफ लॉन्ग कंडीशन एंड दे लीड नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइव्स, और क्या है उस कोई इंसान जो है अपनी डेफनेस को भी अच्छी तरीके से डेफनेस की हेल्प से भी वो अच्छी प्रोडक्टिविटी कर सकता है जिसे नॉर्मल कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल कैपेसिटीज़, जिन बच्चों को सुनता नहीं है वो क्या है दूसरों के कंपैरिजन में उनकी आई साइट वगैरह स्मेल टेस्ट वगैरह उसमें भी वो थोड़ा सा कम रहेंगे, यानी कि उनकी सेंसरी एबिलिटी भी दूसरों के कंपैरिजन में कम होगी। फंक्शनल हियरिंग रेफर्स टू ए पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ओरली एंड इट इज़ रिलेटेड टू हाउ ए पर्सन माइट बी टॉट, और जो किस तरीके से जो है किसी हार्ड ऑफ हियरिंग पर्सन को किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है फंक्शनल हियरिंग की हेल्प से,
तो ये भी एक चीज़ है जिसका लेस देन 20 डेसिबल लॉस हुआ है, नो डिफ़िकल्टीज फेस इन स्पीच, उसको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी बोलने में। लेकिन जिसका 26 to 40 का है उसको थोड़ी थोड़ी जो है डिफ़िकल्टी आएगी। 41 to 55 का है उसको जो है अंडरस्टैंड करने में, फेस टू फेस स्पीच और कन्वर्सेशन में वो आसानी से कर पाएगा। लेकिन जिसका 56 to 70 डेसिबल लॉस हुआ है वो फ्रिक्वेंटली डिफ़िकल्ट इन स्पेशल कन्वर्सेशन एंड स्पीच, यानी कि वो जो है अगर कोई कन्वर्सेशन वगैरह कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल रिटार्डेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेंटल रिटार्डेशन क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम है, किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है कि जो बच्चा उसकी कंडीशन जो है इनकम्प्लीट है या फिर वो लेस देन है नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट से, यानी कि जिसकी मेंटली जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पाई, वो अपने आप को एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा ही उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे कि ये मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन हम किसे कहेंगे, यानी कि एक स्टेट है माइंड की जो कि इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होती है हमारे माइंड की, सो सीवियर दैट द पेशेंट इज़ इनकेपेबल ऑफ लीडिंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ, यानी कि वो अपने आप से ही जो है अपनी लाइफ को नहीं जी सकता। इट इज़ अ स्टेट ऑफ इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, यानी कि हमारे माइंड की जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट नहीं हुई है, सो सीवियर दैट द पेशेंट इज़ इनकेपेबल ऑफ लीडिंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ, जो कि जो पेशेंट होगा जिसको मेंटल रिटार्डेशन है वो कम्प्लीटली अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट नहीं बिता सकता। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड की, सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी कि जिनका IQ लेवल जो है, इंटेलिजेंस टेस्ट जो लेते हैं हम, वो क्या है बिलो 80 है। दिस इज़ द फंडामेंटल क्राइटेरिया ऑफ डायग्नोजिंग ए मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड, यानी कि एक मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड को डायग्नोज करने का यही एक क्राइटेरिया है कि जिसका IQ 80 से कम आता है वो क्या है मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड फंक्शनिंग, देयर इज़ अ लेवल ऑफ फंक्शनिंग इन वेरी लिमिटेड, यानी कि वो जो भी काम करेंगे वो बहुत ही लिमिटेड करेंगे। दे हैव डिफ़िकल्टी नॉट ओनली इन लर्निंग, उनको सिर्फ लर्निंग के लिए ही डिफ़िकल्टी नहीं होती, लेकिन जो डेली रूटीन में वो जॉब कर रहे हैं उसके अंदर भी उनको डिफ़िकल्टी आती है। लो लेवल ऑफ अडेप्टिव स्किल्स, दे आर नॉट ओनली स्लो इन एक्वायरिंग स्किल्स, उनको स्किल्स एक्वायर करने में ही प्रॉब्लम नहीं होती, बट दे आर ऑल्सो पुअर इन एडेप्टिव स्किल्स, उन्होंने जो स्किल्स सीख लिए हैं उनमें भी वो बहुत ज़्यादा ही पुअर रहेंगे। अर्ली मैनिफेस्टेशन, यानी कि मेंटल रिटार्डेड मैनिफेस्ट इटसेल्फ बिफोर द एज ऑफ 18, हमें जो है मेंटल रिटार्डेंस जो है 18 ईयर से पहले ही दिखने लग जाती है। पुअर परफॉर्मेंस लेवल, उनका जो परफॉर्मेंस लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा ही पुअर होता है, उनका IQ जो होगा बिलो 80 आएगा। मेंटल एज अपॉन में क्रोनिकल एज इंटू में 100 करेंगे, फॉर्मूला हमारा ये है, जिसकी मेंटल एज हमारी 6 है, क्रोनोलॉजिकली क्या है 8 है, इंटू में 100 करेंगे तो जैसे 75 ओनली आया, तो ये क्या है मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड कहलाएगा। स्लो एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, स्किल जो है चाहे एकेडमी हो चाहे नॉन एकेडमी हो, इनको दोनों टाइप के स्किल को गेन करने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है, ये बहुत ज़्यादा ही स्लो होते हैं, धीमे होते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई चाइल्ड जो है मेंटली रिटार्डेड है। फर्स्ट है डेवलपमेंटल क्राइटेरिया, जो बच्चे की हिस्ट्री है उसको चेक किया जाएगा कि बच्चे ने कब सिट, क्रॉल, स्टैंड, वॉक एंड टॉक, यानी कि किस तरीके, कब से उसने बैठना शुरू किया है, कब से उसने गुडलिया चलना शुरू किया है, कब से उसने स्टैंड यानी कि खड़े होना शुरू किया है, कब से उसने वॉक करना शुरू किया है, चलना शुरू किया, और कब से उसने टॉक करना शुरू किया है। उसी से जो है हम पता कर सकते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन के बारे में। नेक्स्ट आता है साइज़ ऑफ द फैमिली क्राइटेरिया, यानी कि क्या साइज़ है फैमिली क्राइटेरिया का। लोअर विल बी द IQ स्कोर ऑफ द फैमिली, अगर फैमिली का साइज़ जितना बड़ा होगा उतना ही IQ लेवल जो है बच्चे का कम होगा और उतना ही फैमिली का भी IQ लेवल कम रहेगा। सोशल एडजस्टमेंट क्राइटेरिया, यानी कि जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है सोसाइटी में एडजस्ट करने में।
अगर किसी को सीखने में प्रॉब्लम आ रही है तो यानी कि वो मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है। नेक्स्ट आता है एकेडमिक अचीवमेंट क्राइटेरिया। एकेडमी में अगर कोई बच्चा जो है अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है, यानी कि पुअरली वो जो है हर चीज़ में बिल्कुल ही पुअर है, तो हम कह सकते हैं कि वो मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है। नेक्स्ट आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर भी जनरली एक्सपर्ट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि वो क्या करेगा, किस सिम्टम को देखेगा। ही हैज़ ए वैकेंट लुक एंड क्लमजी गेट, वो दूसरों से दिखने में अलग हुआ। ही हैज़ हिज लिप्स फेयरली अपार्ट विद हिज टंग विजिबल इन बिटवीन, यानी कि जो लिप्स हैं नॉर्मली हर इंसान के अगर लिप्स बंद होंगे तो हमें टंग नहीं दिखेगी, लेकिन इनकी क्या होगा, इनके केस में उनकी टंग वगैरह दिखेगी, यानी कि जीभ दिखेगी। इट हैज़ अनयूजुअली लार्ज हेड, सिर जो होगा इनका बड़ा होगा। ही हैज़ फ्लैटर स्कल, स्टैंडिंग आइज एंड स्लाइवा, यानी कि जो इनकी स्कल वगैरह है वो फ्लैटर होगी, यानी कि फ्लैट होगी, एकदम समतल होगी, और स्टैंडिंग आइज़ होंगी, आइज़ जो है एकदम से उभरी हुई दिखेंगी आपको, और स्लाइवा। नेक्स्ट आता है प्रॉपर स्क्रीनिंग। प्रॉपर स्क्रीनिंग से भी हम पता लगा सकते हैं मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड के बारे में। डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि 3 मंथ से लेके 15 ईयर्स तक जो है बच्चों का टेस्ट लेना चाहिए। मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्टिविटीज़, यानी कि जो एक्टिविटीज़ जो टेस्ट लिए जाएंगे उनके अकॉर्डिंग मेंटल डेवलपमेंट बच्चे की चेक की जाएगी। जर्नल मेंटल एबिलिटी टेस्ट लेना चाहिए। मेंटल रिटार्डेशन एंड एज, यानी कि एज जो है ये इंसिडेंट मेनली जो है 14 से 18 साल के बच्चों में पाया जाता है मेंटल रिटार्डेशन, और ये फिर धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इसके कारण क्या क्या हैं, एंडोजीनियस कोज, एक्सोजीनियस कोज, प्रीनेटल कोज और पोस्टनेटल कोज। अब हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि क्या कारण है कि मेंटल रिटार्डेशन बच्चों के अंदर पाया जा रहा है। एंडोजीनियस का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब पहले तो यही है कि विद इन द बॉडी, यानी कि किसी की बॉडी के अंदर ही। जेनेटिकली भी हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। हेरिडिटी जो है इसका प्राइमरी फैक्टर होता है मेंटल रिटार्डेशन का। एक्शन ऑफ डोमिनेंट जीन, यानी कि कोई डोमिनेंट जीन था जो डिफेक्टिव डोमिनेंट जीन था, from one generation to next generation is very rare, but in some cases some of these condition may occur in mildly from one generation और इन सर्टेन मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी कि ये मेंटल रिटार्डेशन जो है हमारा जो डिफेक्टिव जीन था उसकी वजह से स्टूडेंट के अंदर या चाइल्ड के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सोजीनियस कोज, यानी कि जो सेकेंडरी है, यानी कि हमारा इन्वायरमेंट वगैरह है उसकी वजह से हमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, यानी कि न्यूट्रिशन की हमारी कमी हो जाती है, या फिर फिज़िकली हमें कोई ट्रॉमा मिल जाता है, जैसे अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट की वजह से, कोई एक्सीडेंट वगैरह की वजह से, क्या है ट्रॉमा की वजह से हमारा जो है मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, या फिर ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करने से, या फिर इन्फेक्टियस डिजीज़ होने की वजह से, या रेडियो एक्टिविटीज़ की वजह से, इन सब वजह से हमें मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। अब आता है प्री नेटल, यानी कि प्री मैच्योर बर्थ के वजह से हो सकता है। ट्रॉमिक बर्थ इंजरी, कोई इंजरी वगैरह हो गई थी। नेक्स्ट आता है पोस्ट नेटल कोजेज़, क्या क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन, यानी कि ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया परमानेंटली जिसकी वजह से ब्रेन जो है डैमेज होने लग जाता है। सीवियर माल न्यूट्रिशन, यानी कि डाइट वगैरह विटामिन मिनरल्स वगैरह की कमी की वजह से। फिर ब्रेन इंजरी, ब्रेन के अंदर किसी ने जैसे गन शॉट की वजह से या कोई घाव वगैरह बन गया है तो उनकी वजह से भी हमें क्या मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। होम एंड फैमिली बैकग्राउंड की वजह से भी ये होता है। सोशली डिप्रिवेशन की वजह से भी होता है, यानी कि हमारा सोशली इन्वायरमेंट जो है लॉन्ग पीरियड तक कैसा है उसकी वजह से भी होने हमें स्टार्ट होता है। नेक्स्ट होता है जर्नल हेल्थ वगैरह की वजह से, यानी कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ हमारी कैसी है। नेक्स्ट होता है कल्चरल फैक्टर, यानी कि जिसका लो आईक्यू, जितनी बड़ी फैमिली उतना ज़्यादा लो आईक्यू होगा, और जिसका लो आईक्यू होगा यानी कि सारे मेंबर्स का भी आईक्यू जो है लो होगा, जो कि मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन जो है शो करेगा। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, किस तरीके से हम मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड को क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया, फिर है स्पेशल डिप्राइवेशन क्राइटेरिया, मेडिकल क्राइटेरिया और आईक्यू क्राइटेरिया। इनके वजह से हम जो है इनको क्लासीफाई अलग अलग पार्ट्स में कर सकते हैं। आइए अब हम सबसे पहले हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया, यानी कि 2% जो लोग हैं वो मेंटली रिटार्डेड पाए जाएंगे अगर आईक्यू टेस्ट को हम लेंगे तो। सोशल डिप्रिवेशन क्राइटेरिया, यानी कि सोसाइटी की वजह से आप जो है इस तरीके से फील करें, आपका सोशल इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा मेडिकल क्राइटेरिया, जिससे कि ब्रेन डैमेज हो जाना चाइल्ड का, तो उसकी वजह से जो है माल फंक्शनिंग हो जाना, यानी कि जो हमारी जो डिजीज़ वगैरह हैं वो हो जाना ब्रेन के अंदर।
या फिर हमारा साइब्रल प्लासी हो जाना, ये एक तरह की डिसीज़ है जिसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते, जिसके अंदर जो होंगी हमारी मसल्स जो होंगी ना, जो एक्शन है उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इन्हीं की वजह से वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगी, तो इसकी वजह से हम मेंटल रिटार्डेड फील करेंगे। नेक्स्ट आता है आईक्यू क्राइटेरिया। बॉर्डर लाइन कोज जो होगा यानी कि डलर जो होंगे बिल्कुल ही, आईक्यू जो उनका 70 से 90 होगा। फिर आएगा फेबल माइंडेड यानी कि जिनका आईक्यू 50 से 70 होगा, और इम्बिसल्स यानी कि जिनका आईक्यू 25 से 50 होगा, और इडियट्स जो होंगे उनका आईक्यू बिलो 25 होगा। नेक्स्ट आता है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि बचा कैसे सकते हैं कि हम मेंटल रिटार्डेड ना हो। सबसे पहले आता है कि ड्रग्स वगैरह कंज्यूम नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। द मदर शुड नॉट बी स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। साथ के साथ नेक्स्ट आता है हमारा जो मैरिज वगैरह वो क्लोज रिलेशन में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इफ़ देर इज़ एनी अबनॉर्मलिटी इन द ब्लड ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट, किसी के भी पेरेंट्स में अबनॉर्मलिटी हो रही है तो उसको जो है ट्रीटमेंट देना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह होनी चाहिए, इन्फेक्टियस डिजीज़ वगैरह से अपने आप को बचाना चाहिए, प्रॉपर केयर होनी चाहिए इस जो चाइल्ड है उसकी एट द अर्ली 8 ईयर्स पीरियड ऑफ द लाइफ, यानी कि जब बच्चा 1 साल मतलब जन्म से लेकर 8 साल तक का होता है उस टाइम पे बच्चे की प्रॉपरली केयर होनी चाहिए। आपसे जो है अगर 2 या 3 आपसे डिसेबिलिटी पूछे किस तरीके से उनको प्रिवेंट किया जा सकता है तो आप इजीली अब लिख पाएंगे। इसके अंदर मैंने 3 डिसेबिलिटीज़ आपको कंप्लीट करा दी हैं। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी कि क्या किस तरीके से डिसेबिलिटीज़ आ रही हैं लर्निंग में, यानी कि सीख रहे हैं उस टाइम पे क्या क्या डिसेबिलिटीज़ होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन सब के बारे में बात करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट में ज़रूर पूछें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।